हेलो दोस्तों, हम आपके लिए क्या है इकोनॉमिक्स के 20 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अभी कौन सी आर्थिक गणना चल रही है, इकोनॉमिक सेंसस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ जो है ट्रांसफर किया है। क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सी संस्था है जो कि RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मैनेज करती है। आपके ऑप्शन है ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी आरआरबी या डी नन। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर हमने आपको बता दिया है। आरबीआई जो है महंगाई का निर्धारण कैसे करती है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करती है। और अगर इसमें पूछा है कि भारत सरकार महंगाई का निर्धारण कैसे करती है, तब जवाब हो जाएगा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आरबीआई का पूछा गया तब सीपीआई हो जाएगा, अगर भारत सरकार का पूछा गया तो WPI हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फेरा को हटा के फेमा कौन से वर्ष में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, तारापुर कमेटी का संबंध किससे है। एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में है भारत में अभी कौन सी आर्थिक गणना चल रही है, इकोनॉमिक सेंसस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ ट्रांसफर किया है। क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सी संस्था है जो कि RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को मैनेज करती है। आपके ऑप्शन है ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी आरआरबी, डी नन। क्वेश्चन नंबर 4 हमने आंसर आपको बता दिया है कि आरबीआई जो है वो महंगाई का निर्धारण कैसे करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। लेकिन यही आपको पूछा जाता है कि भारत सरकार कैसे महंगाई का निर्धारण करती है, तब जवाब हो जाता WPI। क्वेश्चन नंबर 5, फेरा जो है उसको रिप्लेस करके फेमा कब लाया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, तारापुर कमेटी बहुत फेमस कमेटी है, इसका संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से संबंधित है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र ऋण से संबंधित है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक क्षेत्र ऋण में आता है। आपके ऑप्शन है ए एग्रीकल्चर कृषि, बी MSME, सी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या डी रिन्यूएबल एनर्जी। आपको चूज करना, पहला ऑप्शन है ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन है सी एंड डी, तीसरा ऑप्शन है ए बी एंड डी और चौथा ऑप्शन है ऑल। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, जैसे बैंक अगर 100 रुपया लोन देती है तो उसमें से 40 रुपया जो है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना ही है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने सेंटर के मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2018 के ऊपर अपना कानून बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का क्रूड स्टील प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10, रूरल क्रेडिट यानी कि ग्रामीण ऋण में किसका हिस्सा सबसे ज्यादा है। आपके ऑप्शन है ए आरआरबी, बी मनी लैंडर्स, सी कमर्शियल बैंक, डी कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल इनकम है, आपको चूज करना सही ऑप्शन ए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, डी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। दोस्तों, रूरल क्रेडिट और नेशनल इनकम दोनों पे हमने वीडियो बनाया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भी है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेशनल इनकम क्या है, ए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, डी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर हमने आपको बता दिया है। 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो देखिए पहले जो 3.8% रहने का अनुमान था, लेकिन सरकार को ज़्यादा एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने पड़े और उतना उनका रेवेन्यू नहीं आया, इसकी वजह से राजकोषीय घाटा जो है बढ़ के कितना हो गया है 4.6%। चूंकि भारत सरकार की बोरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया 4.6%। एक बार फिर से देख ले क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना था कि इसमें से कौन कौन से जो है वो ऋण PSL यानी कि प्राथमिक क्षेत्र ऋण में आते हैं। ए एग्रीकल्चर, बी MSME, सी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डी रिन्यूएबल एनर्जी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ए एंड बी, सेकंड सी एंड डी, थर्ड ए बी एंड डी एंड फोर्थ ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने सेंटर के मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
18 के बेसिस पे अपना कानून बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का क्रूड स्टील प्रोडक्शन में कौन सा पोजीशन है, लेटेस्ट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, रूरल क्रेडिट में किसका हिस्सा सबसे ज्यादा है, ग्रामीण ऋण में। आपके ऑप्शन है ए आरआरबी, बी मनी लैंडर्स, सी कमर्शियल बैंक्स और डी कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल इनकम क्या है, ए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, डी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने आपको बता दिया है कि 2019-20 में राजकोषीय घाटा कितना रहा। तो अनुमानित था कि 3.8% रहेगा, लेकिन सरकार की बोरोइंग ज़्यादा हुई तो इसलिए कितना हो गया वो 4.6%। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैच करना है। रिपोर्ट दी गई है और संस्था दिया गया है। आपको पहले ही बताया था हमने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो रिपोर्ट के नाम क्या है, पहला ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, दूसरा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तीसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और चौथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अंकटैड और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें भी भारत की क्या रैंकिंग रही ये भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं और हेडक्वार्टर दिया है, आपको मैच करना है। पहला है AIIB, दूसरा है एपेक, तीसरा है ADB और चौथा है ओपेक। और हेडक्वार्टर है वियना, फिलीपींस, सिंगापुर और बीजिंग। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंपॉर्टेंट है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये भी आपको जानना है। साथ ही साथ भारत कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है ये भी आपको जानना है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारत जो है निम्नलिखित में से किसका सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 15, इस वर्ष से मतलब फरवरी 2020 से जो डिपॉजिटर्स हैं बैंकों के, उनको DICGC की ओर से कितना का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो पहले 1 लाख का था, अब 27 साल के बाद इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है कि अगर कोई बैंक फेल होता है तो उसके जो डिपॉजिटर्स हैं उनको कितना इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख कवर किया जाएगा। ये महाराष्ट्र में अभी कुछ महीने पहले एक बैंक का फेल होने की वजह से हुआ है और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको इंश्योरेंस कवर जो है बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। पहले ये कितना था, 1 लाख था। क्वेश्चन नंबर 16, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो किस वित्तीय वर्ष में चालू हुई थी। तो 1998, 1999 में वो चालू हुई थी। अगर एक ऑप्शन दिया रहेगा तो फिर आपको 1998 आप चूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एम नरसिम्हम कमेटी बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है दोस्तों। इसका संबंध किससे है, आपका ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड, बी बैंकिंग रिफॉर्म बैंक सुधार, सी करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी या डी टैक्स रिफॉर्म। एम नरसिम्हम कमेटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, का संबंध किससे है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक जो महंगाई मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें किसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ए फूड प्रोडक्ट्स यानी कि खाद्य पदार्थ क्षेत्र, बी नॉन फूड प्रोडक्ट्स, सी फ्यूएल मतलब ईंधन पावर लाइट एंड लुब्रिकेंट्स या डी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। आपको बताना है कि किसका वेटेज ज्यादा है। और WPI है क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स है जिससे भारत जो है वो महंगाई को मेजर करती है, थोक मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8-5 ईयर प्लान 1992 से हुई थी, क्योंकि भारत जो है स्टार्टिंग में सेंट्रलाइज प्लानिंग करता था, उसको बोलते हैं इम्परेटिव प्लानिंग, लेकिन बाद में जो है
भारत जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ को लिबरलाइज करी और वो जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने लगी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। उसके बाद स्टेट्स को भी कुछ जो है छूट दी जाने लगी। मतलब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी भी आने लगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो कि अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा था, ये 1955 में पास हुआ था। इसमें क्या नहीं आता है? ये एक्ट जो है वो काला बाजारी को रोकता है और मतलब जो इसेंशियल जो सामान है उनके दाम ना बढ़े उस पर भी कंट्रोल लगाता है। हालांकि अभी ये बात किया जा रहा है कि जो फूड ग्रेन्स हैं उसको इससे बाहर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाधक भी बन रहा है। क्योंकि कहना है कि जब ये एक्ट आया था उस समय भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था, तो काला बाजारी बहुत ज़्यादा होती थी, सप्लाई कम होता था, तो इस वजह से जो है ये एक्ट आया था। लेकिन अभी जो है मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से और भी बहुत बदलाव होने से जो है अच्छी खासी उपज होती है, तो डिमांड हो रही है कि फूड ग्रेन्स को इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर रखा जाए। तो आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से क्या इसका आंसर होगा। ए पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट, बी जूट एंड टेक्सटाइल, सी हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क, या डी नन। तो दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढें और उस प्रोसेस में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलेंगी और आपका नॉलेज भी जो है वो काफ़ी इन्हेंस होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप इनके आंसर्स गूगल में ज़रूर से ढूंढिए और नीचे कमेंट में लिखिए या फिर अपने कॉपी में लिखिए, लेकिन ज़रूर जो है आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। थैंक यू।